प्यार ऐसा कि सरहद लांघ जाए, प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दें, प्यार के लिए देश छोड़ दें, प्यार के लिए गलत तरीके से दूसरे देश में एंट्री कर जाएं। क्या वाकई प्यार ने सारे बंधनों को तोड़ा है या फिर सच्चाई यहां कुछ और है? सीमा की लव स्टोरी में लोचा है, साजिश है, षड्यंत्र है, खतरा है, जो कुछ भी है अब सब बेनकाब होगा, क्योंकि शक है कि सीमा पाकिस्तान की जासूस है। शक इससे जुड़ा हुआ यह भी है कि उसने सचिन को फंसाया है। शक यह भी गहरा रहा है कि लव स्टोरी उसने दरअसल बनाई है, और शक यह भी है कि वो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। अब देखना है कि इस सच्चाई से पर्दा जो है वो कब तक उठता है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सीमा ISI एजेंट है, लेकिन पहले आप सीमा के अलग अलग रंग जरा देख लीजिए। पहले आपको एक बार ये दिलचस्प इस बड़ी स्क्रीन के जरिए आपको जानकारी, यानी कि सीमा की सफर कुंडली क्या रही, आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए। हम आपको समझाते हैं कि सीमा देखिए 10 मार्च 2023 कराची में थी। 10 मार्च 2023 की ये तारीख, कराची से फिर वो आती है 10 मार्च को शारजाह पहुंचती है कराची से सीधा, फिर यहां से सीधा नेपाल चली जाती है। 10 मार्च की ये तारीख पहले उसने किस किस तरीके से जो जगह है वो बदली, नेपाल में रुके, सचिन भी वहां था, सचिन और सीमा साथ में नेपाल रहे, नेपाल में वहां पर रुके होटल में। उसके बाद देखिए नेपाल से फिर भारत, 17 मार्च कराची, शारजाह, नेपाल, और उसके बाद भारत। मतलब कौन कौन सी जगह बदल कर किस तरीके से शारजाह पहले जाती है कराची से। 10 मई की ये तारीख है, कराची से फिर वापस शारजाह से फिर नेपाल, दोबारा से वहां पर आती है नेपाल, और नेपाल के बाद जो अगला रास्ता होता है ये देखिए, ये 11 मई की तारीख है। 11 मई 2023 काठमांडू में एक वैन के जरिए पहुंचती है पोखरा, वैन के जरिए पोखरा पहुंचती है, और फिर उसके बाद वो यमुना एक्सप्रेसवे का रुख करती है बस के जरिए। वो बस लेती है और बस के जरिए यमुना एक्सप्रेसवे पर एक जगह पर वो उतरती है, और वहां पर उसे सचिन पिक करता है उसके 4 बच्चों के साथ। जो देखिए यहां पर, देखिए यहां फ्लैटा कट पर उतरी, यमुना एक्सप्रेसवे पर फ्लैटा कट पर वो उतरती है। सचिन ने उसे वहां से रिसीव किया अपने 4 बच्चों के साथ, फिर रबुपुरा ग्रेटर नोएडा गई। उसके बाद सचिन उसे लेकर रबुपुरा ग्रेटर नोएडा की तरफ जाता है। तो ये पूरी उसकी सफर कुंडली है कि किस किस तारीख में वो कहां कहां पर गई, किस तरीके से रुकी, सचिन कहां पर उसको मिलता है, किस तरीके से फिर वो बस के जरिए यमुना एक्सप्रेसवे तक आती है, और फिर वहां उसे सचिन रिसीव करता है। तो ये पूरा सफर। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, यूपी ATS के शिकंजे में सीमा हैदर किस तरीके से, देखिए बीते 6 घंटों से लगातार उससे पूछताछ हो रही है। सचिन मीणा भी सीमा हैदर के साथ मौजूद हैं। कल सीमा से 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी, और आज भी ATS की टीम सीमा से लगातार सवाल कर रही है। कई महत्वपूर्ण सवाल जिसके जवाब सीमा को देने होंगे यहां पर, और इन्हीं सवालों के शिकंजे में फिलहाल सीमा हैदर घिरी हुई दिखाई दे रही है। 6 घंटे हो चुके हैं, दूसरा दिन आज पूछताछ का। ATS ने कल पहली बार पूछताछ की थी 10 घंटे तक, और उसके बाद आज फिर से पूछताछ के दायरे में है। सचिन मीणा भी सीमा हैदर के साथ इस वक्त मौजूद है। सीमा जो इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रश्न सभी के लिए बनी हुई है कि क्या सीमा एक बड़ा खतरा भारत के लिए है। बहरहाल आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। सबसे पहले मेरे कुछ सहयोगी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, करके मैं उनसे आपका परिचय करा दूं, कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और उनसे जानकारी लेंगे। देखिए आप यहां पर देख रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी मदीहा हैं, अभिषेक उपाध्याय हैं, और साथ ही हमारे साथ संजय भी हैं। सबसे पहले मदीहा मैं आपका रुख कर लेती हूँ, और हमारे साथ पाकिस्तान से जमीर अली भी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, हम वहां पर भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मदीहा आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ। पूछताछ 6 घंटे, आज दूसरा दिन। बिल्कुल 6 घंटे हो गए हैं जब सीमा हैदर से पूछताछ चल रही है, और पूछताछ चल रही है नोएडा के ATS दफ्तर में, जो कि सेक्टर 58 में है। अब बड़ी बात मैं आपको इसमें बता दूं, 6 घंटे हो गए पूछताछ के लिए। सुबह 10 बजे से ये पूछताछ चल रही है। करीब 8:45 बजे के वक्त था जब रबुपुरा गांव में ATS के कर्मी पहुंचते हैं, और वो ATS के जवान जो है सीमा हैदर को वहां से लेके आते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं। सचिन मीणा ATS के पास ही होता है, और पहले उन्हें अलग अलग जगह बिठा के पूछताछ की जाती है, और फिर साथ में बिठाकर भी पूछताछ की गई। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो पूछताछ में निकला क्या। अब निकला ये पूछताछ में कि जब जब भी सीमा हैदर से सवाल किए गए, वो सवाल जिनका जवाब अभी ATS ढूंढ रही है, तो सीमा हैदर ने ज्यादातर सवालों के यही जवाब दिए कि ये इश्क और मोहब्बत में सचिन की उसने ये कदम उठाया।
तो यानी कि एक तरह से गुमराह किया जा रहा है, लेकिन एटीएस हर तरह से जांच जो है वो कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि एटीएस एसएसपी जो है वो खुद पूछताछ सीमा हैदर से कर रहे हैं इस वक्त। जी ठीक है बदी, आप रहिए मेरे साथ, मैं अभिषेक का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक भी सीमा के घर के बाहर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आप वहां पर हैं, क्या कुछ अभी देख पा रहे हैं? एक तरफ पूछताछ, उसके बाद घर पे कौन कौन अभी मौजूद है, वहां से कोई और जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, घर पे जो हमारी जानकारी है वो सचिन की मां घर पे हैं, उसके परिवार के कुछ और बुजुर्ग घर पे हैं, लेकिन सीमा, उसके बच्चे, सचिन और सचिन के पिता, ये सब उसी पूछताछ की प्रक्रिया में हैं और घर बंद है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। एक भाई निकला था जिसने कि हमसे बात की थी, बाकी लगातार घर दरवाज़ा वो बंद है। आसपास के जो लोग हैं वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और हमने बात की जहाँ पर सचिन सीमा सबसे पहले रुके थे, उस मकान मालिक ने बताया कि उसको भी इन दोनों ने गुमराह किया था। तो बात वही सामने आ रही कि गुमराह करना, झूठ बोलना, फर्जी तथ्य सामने रखना, और इसीलिए एटीएस इन कड़ियों को सुलझाने में लगी हुई है। शिरीन, ठीक है, मैं आप लोगों के पास फिर से लौटूंगी क्योंकि इस बड़ी खबर पर बातचीत करना जरूरी है, लेकिन इस बीच महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुन लेते हैं एक बार। राइट टाइम, सो they will pardon me who are sitting here, whose names I have not mentioned, but still the all 26 party leaders were present in the meeting, including Sonia Gandhi ji, our respected leader, and all senior 26 party leaders, Nitish Kumar, Lalu Prasad, all were there because their flight is in time, they have gone. So friends, this is a very important meeting for the purpose to save the democracy and constitution, and in the interest of people of this country, we have come together, discussed various points, and with one voice, people supported the resolution that will be circulated to you after the meeting, and the details are there. Our alliance will be called, the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA, now with all 26 parties a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. So I thank you very much them, because I am the host state, and it is a great achievement for us that all 26 parties together resolve many problems of the country. This is second, and third is 11 member, and it is a great achievement for us that all 26 parties together, they solved many problems of the country. This is second, and third is 11 member coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and
we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. There we will discuss the names of the coordinators and 11-member name will be announced there. And the date will also be announced shortly for Mumbai, this meeting. Fourthly, this one secretariat will be set up for campaign management and other committees on a specific issue will be set up mostly in Delhi, because Delhi is a capital place and it will be convenient for everybody. Fifth is a joint statement after today's meeting was approved, and this is being circulated, just I told earlier, and our friends will circulate to you. Sixth is a next meeting will be held in Bombay, I told, and really I am thankful to all the leaders, those who have come from various parties, here 26 parties. They gave very good suggestions, and particularly today's situation that the BJP government wants to destroy the democracy in this country, and also they want to destroy the constitution. They are using the autonomous bodies like CBI and ED, vigilance, all such institutions they are using against opposition party leaders and their workers. Therefore, there is a grave situation. To save this situation, we have come together, and country is important for us. Though we have got some differences in each state politically, but that is, we have kept that behind, not front. The front is only to how to save the country and people of this country. That is the issue before us, and that our leaders have shown. We should be together in the interest of the country, and they gave many suggestions, and we have accepted, and we will continue to follow it. Another thing is, earlier, first we met in Patna. There nearly 16 parties were there. Now 26 parties have joined, because some people did not come there, and many of the people came to Bangalore, and today 26 parties have joined. After seeing everything, now Modi ji is calling NDA meeting with 30 parties. I don't know where 30 parties are there, whether they are registered parties in Election Commission, or whether I have not heard, because I am also in the Parliament, in the Rajya Sabha, here also, I have not heard so many parties in India, and that too 30 parties with NDA. They are also holding meeting. And earlier they never cared even their own alliance. They never used to talk even them. Many people left, but now one by one he is calling, and they are meeting, and their party president is also going each state, and in one party several divisions were there. बहुत से टुकड़े टुकड़े हो गए थे. वो पूरे टुकड़ों को जोड़ने का काम मोदी जी अब कर रहे हैं. He is doing it now. So it means that he is now afraid of opposition parties. Otherwise, there was no necessity for him. He never
bothered. This is one thing. And secondly, our people gathered here, they're not for to become something. They want to save democracy and constitution and to fight against the unemployment, inflation. So many issues are there. So all those issues in the interest of country we will take and we will fight. Now our aim will be to take important issues one by one and we will highlight, we will move throughout the states, entire country with all these issues and also highlighting the failure of the government. Therefore, I don't want to say much. This is our aim, and when some proposal came for our keeping the name and other things, I'm happy. Everybody, Rahul ji, Mamata Banerjee, and everybody, those who are sitting here, they all agreed. This is the first achievement of our alliance agreeing for the name. And friends, I don't want to take much of your times. Today we are facing many issues, including media also, because all media are captured by Modi, and without their isara or signal, nobody moves. I have seen, because many meetings I have conducted, I have seen, and even earlier in my 52 years of political active life, I have not seen such hostile information against us or against the opposition parties and suppressing the opposition leaders. So anyway, we have to fight, we will fight and we will move together, and I hope we will succeed in this, and all youngsters, farmers, MSME people, everybody is fed up, and even freedom of speech and everything, you know it. That's why many people don't write. Even if they write something, they will say, "Ye unke vichar hai." Every paper will say, "They are his opinion." तो देखिए, विपक्षी दल की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और एक अलायंस को जो नाम दिया गया है इंडिया, वो नाम भी अब सामने रख दिया गया है। एक बार फिर से स्वागत है आपका और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट से सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। देखिए, फरवरी 2022 में सीमा ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था और 1.5 साल के भीतर उसने 9 बार अपना यूजर नेम बदला। सचिन सहित 16 लोगों को वो फॉलो करती थी। इंस्टाग्राम पर ANI न्यूज एजेंसी को भी फॉलो करती थी। ज्यादातर जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए अकाउंट हैं उन्हें फॉलो किया करती थी। बागेश्वर और महादेव से जुड़े हुए अकाउंट भी फॉलो किया करती थी सीमा हैदर। तो सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट से ये कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे कि किस तरीके से वो लगातार अपने नाम, अपने यूजर नेम जो है अकाउंट का, वो बदला करती थी और कुल 16 लोगों को फॉलो करती थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि बागेश्वर बाबा और महादेव से जुड़े हुए अकाउंट्स को भी फॉलो किया करती थी। अब रुक करते हैं, मेरे साथ सभी सहयोगी हमारे जो संवाददाता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं रुक कर लेती हूँ यहाँ पर वरुण का। वरुण, दूसरा दिन है आज, पूछताछ लगातार जारी है, कोई और जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्या? देखिए, बिल्कुल दूसरा दिन है और आज 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। एटीएस एक रणनीति पे काम कर रही है। पहले सीमा से पूछताछ की गई थी, सचिन के बयान दर्ज किए गए थे। अब इन दोनों के बयानों में जो विरोधाभास है, तब इनको आमने सामने बैठाकर उस विरोधाभास को रखा जा रहा है, जिससे कि उस कॉन्ट्राडिक्शन के जरिए जो सच है उसको उगलवाया जा सके। आप देखिए, इसको समझना होगा, क्योंकि अगर कोई जासूस भारत के अंदर दाखिल हुआ है तो एजेंसी इस बात को जानती है कि उसको बहुत प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई होगी, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। ऐसे में उसको
तोड़ना, सच को सामने लेकर आना इतना आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, सूत्र ये भी जानकारी देते हैं कि एजेंसीज के पास इनके पूरे रोड मैप जिस रास्ते से यहाँ पर आई थी उसको लेकर भी कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि सीमा के बयानों से कॉन्ट्राडिक्ट करती है और उन्हीं को रखकर सामने पूछताछ की जा रही है जिससे कि सच बेपर्दा हो सके। देखना होगा कि ये सच किस तरीके से बेपर्दा होगा। संजय, आपके पास आती हूं, लेकिन पहले पाकिस्तान, जमीर अली वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। जमीर, यहां तो जांच शुरू हो चुकी है, वहां से क्या अपडेट देंगे? वहां किस तरीके की चीजें चल रही हैं अब? देखिए, पाकिस्तान में इससे पहले जब कोई इस तरह का वाकया होता था तो पाकिस्तानी मीडिया उसको बड़ी कवरेज दिया करता था, लेकिन इस बार हमने देखा है कि सीमा के मामले को पाकिस्तान में मीडिया कवरेज बिल्कुल नहीं दी जा रही। आज मैं एबीपी न्यूज़ के जो हमारे देखने वाले हैं उनकी वजह से ख़ास तौर पे मैंने सफ़र किया था इस्लामाबाद से कराची, फिर कराची से मैंने सफ़र किया था खैरपुर का इलाका है कोट पीजी, यहाँ पर जहाँ पर वो पैदा हुई थी सीमा हैदर, और उसके बाद फिर वो यहाँ से उसने भागकर शादी की थी गुलाम हैदर से। ठीक है जमीर, ठीक है। संजय, आपके पास आती हूँ। अब जांच आगे किस तरीके से बढ़ेगी? एटीएस की रडार पर है इस वक्त सीमा हैदर और साथ ही सचिन भी। गतिविधियां बेहद संदिग्ध है सीमा हैदर की। शुरू से ही अगर आप देख लें तो उसका जितना भी जो सोशल अकाउंट्स हैं उन सभी में वो लगातार अपनी आईडी चेंज करती रही है। इसके अलावा उसने जिस तरह का प्लान बताया है कि वो दुबई पहुंची, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से इंडिया आई, तो इस रास्ते का जो रूट मैप था वो बहुत स्पष्ट नहीं बता पा रही है। 5 वो मोबाइल रखती थी जिसमें 4 सही सलामत था। हालांकि आप नजर रखिएगा। इस वक्त देखिए, विपक्ष की बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, केजरीवाल बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, उससे बचाना है। और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और मैं कर्नाटक सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, सीतारामैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आज की ये मीटिंग होस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया केजरीवाल जी। मैं अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और मेरे पत्रकार भाई और बहनों, दूसरी कामयाब मीटिंग हुई है हमारी और आपने देखा होगा तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही है। खरगे साहब, आपने तो हमारे अलायंस का नाम बता दिया, लेकिन मैं तो इंडिया, भारत जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेकर हम आगे जाएंगे, इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं, देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है, तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था, मैं हूं ना, वैसे हम है ना, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है, और देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और 2 मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफी कामयाब रही। मैं खरगे साहब, आपको, शिव कुमार जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे। तारीख तो हम तय करेंगे ही, लेकिन अगली मीटिंग हम मुंबई में करेंगे। सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया उद्धव जी। तो उद्धव ठाकरे जिन्होंने जानकारी दी अगली मीटिंग को लेकर कि अगली मीटिंग महाराष्ट्र के मुंबई में होने जा रही है। इस खबर पर नजर रहेगी। happens to stand for India
And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution. We are defending the voice of the Indian people. We are defending the idea of our great country, the idea of India. You know what happens to anybody who opposes or tries to fight the idea of India. You can look at our history and you will see that nobody has been able to fight the idea of India. So I don't need to go into who is going to win this fight. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. Thank you very much. शुक्रिया राहुल जी। अभी हमारे पास 3-4 सवालों के लिए ही वक्त है। तो देखिए, विपक्ष की मीटिंग के बाद अब एक एक कर जो बड़े नेता हैं वो मंच पर आकर अपनी बात रख रहे हैं। अभी राहुल गांधी को आपने सुना जो कह रहे हैं कि देश की आवाज दबाई जा रही है और उसी आवाज को सामने रखने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। तो विपक्ष ने अपने अलायंस को एक नया नाम दे दिया है, इंडिया नाम दिया गया है। विपक्ष की मीटिंग 2 दिनों तक चली बेंगलुरु में और अब इस मंच से आप देख रहे हैं उस एकता को दिखाने की कोशिश, जो विपक्ष अपने आप को एकजुट बताने की लगातार कोशिश कर रहा है। बीजेपी की विचारधारा से लड़ाई है, देश में बेरोजगारी फैल गई है। राहुल गांधी का कहना है चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है। सरकार पर निशाना साधते हुए, बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। विपक्ष की मीटिंग में राहुल गांधी का यह बड़ा बयान इस मंच से। इससे पहले आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुना, उद्धव ठाकरे को भी सुना। उसके बाद राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे ने तो यह भी बताया कि अब अगली मीटिंग जो होनी है वो कहां होगी। उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग, हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन जगह मुंबई तय हो गई है। और कौन इसको आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए मैंने इसमें कहा था कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा। और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। Sir, 1 minute, please. Sir, yes, please. Sir, both the meetings that have happened. Sir, this is Jaiprakash from NewsX here, sir. Sir. इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।